लास्ट ऑफ इनफाइनाइट, वहां पे ट्रैक्शन इज मिनिमम, एनर्जी इज मैक्सिमम। आगे नेक्स्ट पॉइंट लो। सर ये नेक्स्ट पॉइंट है। थर्ड पॉइंट, 2 पॉइंट करा दे आप। बोलने गया सी कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चेंज नहीं करती, जितनी एनर्जी उतनी रहती है।
ये रदरफोर्ड मॉडल से डिफरेंस है। रदरफोर्ड में क्या होता था कि एनर्जी डिक्रीज होगी, रदरफोर्ड में क्या था कि एनर्जी डिक्रीज होगी, न्यूक्लियस के पास आएगा, एटम में फॉल कर दे, न्यूक्लियस में फॉल कर दे। रदरफोर्ड मॉडल है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिक्रीज होगी, तो इसे कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चेंज ही नहीं होती। इलेक्ट्रॉन डज नॉट लूज और गेन एनर्जी व्हाइल मूविंग इन ऑर्बिट। इस करके ऑर्बिट्स को बोलते हैं स्टेशनरी स्टेट्स, इसकी एनर्जी चेंज नहीं होती। बोर मॉडल स्टेबिलिटी एक्सप्लेन कर सकता है, क्योंकि जब एनर्जी चेंज नहीं होगी न्यूक्लियस में फॉल ही करेगा। Electron does not come near the nucleus and its energy does not change. Therefore, electron does not fall into nucleus and remain stable. उसे कहा कि एनर्जी चेंज ही नहीं करती। रदरफोर्ड में था कि एनर्जी डिक्रीज होगी और ये न्यूक्लियस में फॉल करेगा। इसे कह रहे हैं कि एनर्जी तो चेंज ही नहीं होती। नोट कर लिया बेटा सबने? Yes, sir. Yes, sir. फोर्थ पॉइंट, सर अभी आपने कहा था स्टेशनरी स्टेट्स की डेफिनेशन लिखवाओगे। डेफिनेट गैस की एनर्जी चेंज होती है बेटा, इतना ही है बस। ओके सर। स्टेशनरी स्टेट का मतलब है कि एनर्जी चेंज, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चेंज नहीं होती। डेफिनेट की जरूरत नहीं बेटा इसमें, ये तो अंडरस्टूड। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चेंज नहीं होती तो स्टेशनरी स्टेट तभी तो कहेंगे। ओके सर।
Those orbits are allowed for motion of electron in which angular momentum of electron is whole number multiple of h over 2 pi. And we are nh over 2 pi. The mean mass, velocity, distance. And Planck's constant. कोई भी बॉडी सर्कल में मूव करती है, when a body move in a circle तो उसकी होती है एंगुलर मोमेंटम. ये आपको फिजिक्स में कराएंगे एंगुलर मोमेंटम. ये फिजिक्स का टॉपिक है. मास, वेलोसिटी इनटू डिस्टेंस. डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस. तो एंगुलर मोमेंटम है is equal to this one. बोर ने ये फॉर्मूला दिया था. Bohr has given this formula nh/2 pi. हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, n is equal to 1, n2, n3. अब इलेक्ट्रॉन ने या तो इधर मूव करना है, इधर मूव करना है, इधर या इधर, बीच में नहीं मूव करना. इलेक्ट्रॉन या तो इधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा, बीच में मूव नहीं करेगा. विचकार इलेक्ट्रॉन ने मूव नहीं करने, उसका पता कैसे लगता है? सपोज फर्स्ट ऑर्बिट में n is equal to 1, उसमें ये वैल्यू पुट कर लो. फर्स्ट ऑर्बिट की एंगुलर मोमेंटम, जहां से जो डिस्टेंस आएगा उतने डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा. जो इथो डिस्टेंस आएगा उस पे मूव करेगा. मास, वेलोसिटी, डिस्टेंस h/2 pi, n की वैल्यू 1 पुट करनी है. सेकंड ऑर्बिट n is equal to 2, mvr is equal to 2 into h over 2 pi. ये h over pi है. इधर जानना इलेक्ट्रॉन की मास से वेलोसिटी चेंज होंदे है. मास से वेलोसिटी से डिस्टेंस गोज ऑन चेंजिंग. ये वेलोसिटी है, ये डिस्टेंस है, गोज ऑन चेंजिंग. इधर जाएंगे वेलोसिटी भी चेंज होगी, डिस्टेंस भी चेंज होगा. जितना यहाँ से डिस्टेंस आता है उतने डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी. तो एग्जाम में आते हैं, एक फॉर्मूला आपको याद करना है. थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट. आप किसी भी ऑर्बिट में निकाल सकते हो. ये आपको किसी भी ऑर्बिट में पूछ सकते हैं. फॉर्मूला NH और 2 पाई.
यहाँ से जो डिस्टेंस आएंगे, यहाँ से उतने देर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। इधर जाने पे वेलोसिटी भी चेंज होती है, डिस्टेंस भी चेंज होता है, उतने देर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, उतने डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो, जिस फॉर्मूले के थ्रू आएंगे। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला NH अपॉन 2 पाई। एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर है? NH अपॉन 2 पाई। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बेटा, सही नेक्स्ट पॉइंट है या फिर सेम ही है? सेम है बेटा। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। जी बोलो। सर नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से ना बोर्ड क्लियर नहीं है, एक बार बोल के बता दो सर। सर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन एंगुलर मोमेंटम। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, इलेक्ट्रॉन की बॉडी में जो एनर्जी होगी वो एंगुलर मोमेंटम से डिपेंड करती है। both angular momentum and energy of electron are quantized, that is discontinuous। quantized better discontinuous होता है। discontinuous electron can have particular value of energy and angular momentum। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन ने फिक्स जगह में मूव करना है। इसका मतलब बनता है कि इलेक्ट्रॉन या तो इधर मूव करेगा, इधर से हम लोग क्वांटाइज मतलब ये इधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा या इधर मूव करेगा, बीच में नहीं मूव करेगा। इधर सारे का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की या तो इधर मूवमेंट होगी या इधर मूवमेंट होगी या इधर मूवमेंट होगी।
ये इधर मूवमेंट इस बीच में इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट, इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस क्वांटाइज। इस फॉर्मूले में n क्या होता है, होल नंबर, n होल नंबर नॉट फ्रैक्शन, इसका मतलब क्वांटाइज डिसकंटिन्यूअस। इसमें n होल नंबर लेना है, क्वांटाइज नहीं रह सकते। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है इधर मूव करेगा, इधर 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 बीच में नहीं मूव करेगा, नॉट मूव इन बिटवीन। इलेक्ट्रॉन मूवमेंट फिक्स जगह होगी, बीच में नहीं मूव करेगा। इस फॉर्मूले से जो डिस्टेंस आएंगे उतनी उतनी डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। इस फॉर्मूले से जो डिस्टेंस आएंगे, इलेक्ट्रॉन हर एक जगह मूव नहीं कर सकता, n क्वांटाइज नहीं हो सकता। यदि n की वैल्यू ऐसी होती है 1.5 2.6, फिर तो इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी मूव कर सकता है। उसका मतलब फिर तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मर्जी मूव करे, इधर मूव करे, इधर मूव करे, इधर करे, इधर करे, कहीं पे भी करे। पर n is whole number means quantized discontinuous। फिर इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन होता है कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। This stand for electron. The symbol for electron is quantized. ये किसने कहा था? इलेक्ट्रॉन एनर्जी क्वांटाइज्ड है। ये क्वेश्चन है मल्टीपल होता है, कितने क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू बोहर। ये बोहर के क्वांटिटी है कि एनर्जी डिसकंटिन्यूअस होती है, इलेक्ट्रॉन एक फिक्स जगह मूव करना है, क्वांटाइज किन्हीं का सिर्फ बोहर ने। तो यदि आप इसको कहते हैं कि एनर्जी ऑफ रेडिएशन इज क्वांटाइज, फिर से कहा ये किन्हीं क्या है, अब बताओ। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। दोबारा बताओ। रेडिएशन इज क्वांटाइज, मैक्स प्लैंक। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आपको ये कराया था ना कि सन से जो लाइट आती है वो डिसकंटिन्यूअस आती है। रेडिएशन में लाइट मींस एनर्जी, ये डिसकंटिन्यूअस है, क्वांटम फॉर्म में आती है। दिस वाज गिवन बाय मैक्स प्लैंक। ये करा दिया आपको। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स जगह में मूव करती है। इलेक्ट्रॉन इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। इनका आपस में रिलेशन है, एक दूसरे के साथ ये रिलेटेड है। लाइट डिसकंटिन्यूअस है, जिनमें मैक्सवेल इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिसकंटिन्यूअस है, ये आपस में रिलेटेड टॉपिक है। फिफ्थ पॉइंट से इसका पहले समझ लो। बोर मॉडल सारे लिए एप्लीकेबल नहीं होता। बोर मॉडल की भी प्रॉब्लम है, उनके लिए अप्लाई होता है जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन हो। बोर मॉडल उसके लिए अप्लाई होता है विच हैव ओनली वन इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन हो, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन, उसके लिए बोर मॉडल एप्लीकेबल है। तो अब इसमें सपोज हाइड्रोजन का एटम है, उसका पहला ऑर्बिट, उसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, बाकी ऑर्बिट सारे खाली पड़े हैं, बाकी ऑर्बिट खाली है, सेकंड थर्ड फोर्थ अप टू इनफिनिटी। इसके ऊपर एटम के ऊपर लाइट डाल दे, लाइट कम दी फॉर्म ऑफ, ये भी बनाना नहीं बेटा, अभी बना लिखना। एटम के ऊपर लाइट डाले, लाइट कम दी फॉर्म ऑफ क्वांटा, ये क्वांटा इसकी बॉडी में चला जाता है,
इससे इसकी एनर्जी बढ़ जाती है। जब इसकी एनर्जी बढ़ेगी तो इसकी जो है ये इधर आ जाए, एनर्जी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन, जब क्वांटम इसके ऊपर बढ़ेगा एनर्जी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन सेकंड में चला जाएगा, फर्स्ट ऑर्बिट खाली हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिट में चला जाएगा। इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ पे मूव कर रहा था, उसके ऊपर लाइट पड़ी, उसने एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, अब वो दूसरे ऑर्बिट में चला गया, पहला ऑर्बिट खाली हो गया, इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। जितने इलेक्ट्रॉन मूव करता हूँ ना ही ग्राउंड स्टेट। ये वाली एक्साइटेड स्टेट है। तो अब इलेक्ट्रॉन कोई अलग लाइट पड़े तो लाइट तो अलग अलग टाइप की है, ये आपको करा दिया। इलेक्ट्रॉन ज्यादा थर्ड तक भी जा सकता, फर्स्ट पे न जाए थर्ड में चला जाए। अलग अलग लाइट्स होती है, उनकी अलग अलग एनर्जी होती है, अलग अलग लाइट्स की अलग अलग एनर्जी है, तो ज्यादा ऊपर भी जा सकता है, सेकंड से लेकर इनफिनिटी तक कहीं पे भी जा सकता है। पहले 1 में था, अब 2 में भी जा सकता है, 3 में भी जा सकता है, 2 3 4 हम इनफिनिटी तक कहीं पे भी जा सकता है। फिर ये इलेक्ट्रॉन वापस आएगा, इलेक्ट्रॉन पहले ऊपर चलेगा फिर नीचे आता है, पर वही क्वांटम ये एमिट करेगा। पहले इलेक्ट्रॉन में क्वांटम बढ़ता है, उससे इलेक्ट्रॉन इसकी एनर्जी बढ़ जाती है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है। अब ये क्वांटम इसके बॉडी में चला गया, उससे इसकी एनर्जी बढ़ गई है, क्वांटम इसकी बॉडी में एनर्जी बढ़ गया, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर रहा है, फिर ये वापस आएगा, वही क्वांटम इसकी बॉडी में से निकल, फिर इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा दोबारा। अब एक तरफ से क्वांटम आ रहे हैं, क्वांटम तो आई जा रहे हैं, क्वांटम आई, इलेक्ट्रॉन ने फिर ऊपर जाना है, फिर नीचे आके क्वांटम मिट कर, इधर से क्वांटम आ रहे होते हैं, इधर से बाहर निकल रहे। एटम के ऊपर क्वांटम बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन इको क्वांटम जॉब करना होगा, एक तो ज्यादा जॉब भी कर सकता है, एक क्वांटम जॉब कर लेगा, ये फर्स्ट से सेकंड चला जाएगा, फिर वापस आ जाएगा, फिर क्वांटम मिट हो जाएगा, फिर थर्ड चला जाएगा, फोर्थ चला जाएगा, 5 चला जाएगा, इस तरह से क्वांटम फिर वापस आने में क्वांटम मिट होते हैं। ठीक है, थोड़ा हौली हौली करके समझाएगा, मैं थोड़ा लिखवाता हूँ, उसके बाद फिर डालूंगा। When radiation from external source falls on the electron, when radiation from external source falls on the atom, the electron in the ground state absorb 1 quantum, the energy of the electron increases and goes to high energy level,
called as exciters. The energy electron increase goes to the high energy level called as exciter state. Exciter state. Electron in the exciter state is unstable. The electron turns from exciter state to ground state. Electron turns from exciter state to ground state and emits absorbed energy in form of radiation. दोबारा पढ़ दूंगी, लिख लिया आपने सबने, नोट कर लिया सबने? 1 minute. Yes, sir. Yes, sir. Radiation from external source falls on the atom. The electron in the ground state absorbs one quantum. Energy of electron increases, goes to higher energy level called as exciter state. Electron in the exciter state is unstable. The electron turns from exciter state to the ground state and emits absorbed energy in form of radiation.
तो ये हाइड्रोजन एटम है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जब लाइट पड़ती है तो ये क्वांटम आए हैं, दिस इज क्वांटम। रेडिएशन जो आ रही है फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स, बाहर से जो लाइट आ रही है, बाहर से जो लाइट आ रही है, absorb radiation from external source, कहीं से लाइट आ रही है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जब लाइट पड़ती है क्वांटम बढ़ते हैं। ये क्वांटम जॉब, एक इलेक्ट्रॉन ने एक ही क्वांटम जॉब करना है, एक इलेक्ट्रॉन ने एक ही क्वांटम जॉब करना है, फिर एक्साइट हो जाएगा, फिर वापस आ जाएगा, एक क्वांटम मिटेड हो जाएगा। ये भी क्वांटम है। इसके ऊपर जब क्वांटम बढ़ता है, क्वांटम जॉब रहता है, फिर इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है, फिर नीचे इलेक्ट्रॉन वापस आएगा, तो मिटेड क्वांटम। ये जॉब क्वांटम हो गया, फिर एमिट हो गया, फिर दूसरा क्वांटम आएगा, फिर इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा। पहले इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है, फिर नीचे आके क्वांटम एमिट कर देता है, फिर दोबारा ऊपर आएगा, ऊपर से तो और क्वांटम आ रहे हैं, इतने में दूसरा क्वांटम आएगा, फिर ऑब्जॉर्व करेगा, फिर नीचे एमिट कर देगा। पहले बड़ा इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, फिर नीचे आगे एमिट कर देगा, दूसरा क्वांटम का फिर ऑब्जॉर्व होगा, फिर एमिट हो जाएगा। इधर से क्वांटम आई जाएंगे, ये जॉब है और मेथड। ऐसे इलेक्ट्रॉन ने पहले जॉब किया, फिर वापस आके एमिट करता, फिर दूसरा क्वांटम आएगा, फिर अब जॉब का एमिट होगा, तीसरा आएगा, फिर 4 आएगा, इस सारे क्वांटम को जॉब होंगे, वहां पे एमिट होगा, जेड़ा जॉब है वही एमिट होगा। क्वांटम सिंपली एनर्जी होता है। अब ये फॉर्मूला है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, ये भी एनर्जी, एनर्जी क्वांटम है। सपोज आप मान लो कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यहाँ पे 50 जॉल है, यहाँ पे 60 जॉल है, ऐसे सपोज ही किए हैं। 50 जॉल एक्चुअल अभी आनी है, तो डेल्टा ही ये फॉर्मूला, इसकी एनर्जी 60 माइनस 50, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है 60 50, ये क्वांटम एनर्जी 10 जॉल हो, ये क्वांटम एनर्जी 10 जॉल, इसकी एनर्जी 10 जॉल है। ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, ये भी एनर्जी इलेक्ट्रॉन की है। आप मान लो कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी 50 है, यहाँ पे 60 है, फॉर्मूला लगाओ 60 माइनस 50 10, तो जेड़ा क्वांटम मिट होगा उसकी एनर्जी 10 जॉल, उसकी एनर्जी क्या होगी 10 जॉल, उसकी एनर्जी 10 जॉल होगी। ऐसे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो अभी आनी है 50 60 का हमने वैसे सपोज किया है। ये ग्राउंड स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट है। ग्राउंड मींस नॉर्मल, लोअर, हायर। अभी न्यूमेरिकल आएंगे ना, फिर पूरा क्लियर होगा। ये जॉब आ रही है, मिट हो रही है, उस बाद क्वांटम आएगा, क्वांटम की एनर्जी, फिर आपको ये चीज पहले करा दी है।
फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेव नंबर। That is of meter radiation. अब जब इलेक्ट्रॉन ने वापस आना है, उसमें जो लाइट इमिट हुई, इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। इलेक्ट्रॉन एक बार ऊपर जाके नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। कितने क्वांटम इमिट होते हैं? ये क्वांटम है, इसकी एनर्जी तो डेल्टा ही है, एनर्जी ऑफ क्वांटम। फिर इसकी वेवलेंथ निकालेंगे। वेवलेंथ क्या होता है? क्रेस्ट और ड्रॉप का डिस्टेंस। ये तो याद होगा सबको। फिर आपको न्यूमेरिकल पहले करा दी, एनर्जी पुट कर दो, यहाँ से वेवलेंथ आ जाए, यहाँ से फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। फ्रीक्वेंसी क्या होती थी? वेव पर सेकंड। एक सेकंड कितनी वेव बनती है? एक सेकंड कितनी वेव बनती है? ये एक वेव है, दूसरी वेव है। ये क्या होता है? वेव्स पर मीटर। इसके बड़ा आगे न्यूमेरिकल बनेंगे, यहाँ पे क्वांटम एनर्जी पुट कर दो, एनर्जी ऑफ क्वांटम, वेव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, वेवलेंथ आ जाएगी, वेव। ये क्वांटम एनर्जी। इसके आगे न्यूमेरिकल बनने हैं, फॉर्मूले वो जो हम पहले कर चुके हैं, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेव। जी लाइट इमिट हुई उसकी, इस लाइट की कितनी एनर्जी है, कितनी वेवलेंथ है, कितनी फ्रीक्वेंसी है, कितना वेव नंबर इसकी। फिर आप ये नोट कर लो। बोर मॉडल किसके लिए एप्लीकेबल है? विषय ओनली वन लिख। Applicable to hydrogen atom containing one electron. आपको जो कराया है एप्लीकेबल टू हाइड्रोजन एटम कंटेनिंग वन, जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन, उसके लिए एप्लीकेबल। अब ये पॉइंट देखो, दोबारा समराइज करो। ये न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिट्स पड़े हैं, हाइड्रोजन का एटम है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5। पहली स्टेट को बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, बाकी एक्साइटेड स्टेट होती है। जेड़ा N1 है हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट, बाकी सारी बेटा एक्साइटेड स्टेट है। ये ग्राउंड स्टेट है, बाकी आगे इंफिनिटी तक एक्साइटेड स्टेट है। अब इसके ऊपर लाइट पड़ती है, लाइट क्वांटम में आती है, इलेक्ट्रॉन एक क्वांटम जॉब कर लेते हैं, फिर ऊपर जाएगा, कहीं भी जा सकता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7 अप टू इंफिनिटी। ये लाइट पे डिपेंड करता है, दानी लाइट फॉल की थी। इलेक्ट्रॉन सेकंड में, थर्ड, फोर्थ कहीं भी जा सकता है, फिर इलेक्ट्रॉन वापस आता है, लाइट इमिट होती है। उसे जड़ी लाइट इमिट होगी, जब जॉब है इमिट होगी, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर, फिर नीचे। ये जॉब हो रही है, इमिट हो रही है, उसके मामले का है। ये मामले जो हम पहले कर,
पहला ऑर्बिट ग्राउंड स्टेट है और बाकी सारे एक्साइटेड। इलेक्ट्रॉन पहले से मूव कर रहे थे, फिर एनर्जी जो है आगे चला गया, और ऊपर आगे भी जा सकता है और ऊपर भी जा सकता है, कहीं पे भी जा सकता है, वापस आएगा तो लाइट इमिट होगी। अब हमने नेक्स्ट टॉपिक करना है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन। इन हाइड्रोजन न्यूक्लियस के अराउंड जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है, इसके अराउंड जब इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है, जो आले दुआले इलेक्ट्रॉन मूव करता है, इसकी एनर्जी के लिए फॉर्मूला है -2π² mv4 z² n² s²। जो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा उसकी एनर्जी, इसकी डेरिवेशन है लेकिन बाद में, अभी नहीं। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, इसकी डेरिवेशन भी आती है, अभी नहीं करनी डेरिवेशन, 3-4-5 लेक्चर के बाद। ई एनर्जी और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, साइन नेगेटिव है, ये भी क्वेश्चन अभी आने ही कल वाले लेक्चर में आएगा। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई एनर्जी, एम मास, ई चार्ज, प्लैंक्स कांस्टेंट, नंबर ऑफ ऑर्बिट। इससे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आ जाती है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी नेगेटिव लेनी होती है, नंबर ऑफ ऑर्बिट है, इसके लिए एप्लीकेबल है ये फॉर्मूला। Applicable for those atoms or ions which have only one electron. ये फॉर्मूला only applicable which have only one electron. For those atoms which have only one electron, hydrogen, इसमें एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। हीलियम बॉस एनर्जी एप्लीकेबल।
इसका Z1 है। यहाँ भी इसके नीचे लिखो। ये फॉर्मूला अभी लर्न करना है, इसकी डेरिवेशन आएगी बाद में आएगी। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना ले एप्लिकेशन ਵਿੱਚ हमारे 1 सब में एक ही इलेक्ट्रॉन, हीलियम में 2 प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक ही आएगा, लिथियम 2 बॉस, प्रोटॉन 3 है, इलेक्ट्रॉन एक ही होगा। Excuse me, sir. Z1 2 3 4। हाँ जी बेटा। सर जो आपने लास्ट पॉइंट लिखवाया था कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके फिर एमिट करता है, तो वो वाला पॉइंट इन पे एप्लीकेबल होगा? हाँ, इनके लिए भी एप्लीकेबल। ओके सर। और मॉडल सबके लिए अप्लाई हो, एब्जॉर्ब करके सर। के लिए एप्लीकेबल। पहले आपको सिंपल एग्जांपल बताई थी ना, ताकि कंफ्यूज ना हो जाओ। ओके सर। वो जो आपको पहले बोर मॉडल कराया वो सभी के लिए एप्लीकेबल। बोर मॉडल लिख लो, आप लिखना बोर मॉडल एप्लीकेबल फॉर ऑल। जो पहले बोर मॉडल कराया उसके लिए एप्लीकेबल। ये चारों के लिए एप्लीकेबल है ना सर? जो भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, और भी पॉसिबल है। बेरिलियम के बाद बोरॉन होता है, उसका एटॉमिक नंबर 4 पास ले लेंगे। इसमें 5 प्रोटॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन कैन बी एनी, जितने मर्जी हो। नंबर प्रोटॉन कैन बी एनी, इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन must be 1। प्रोटॉन जितने मर्जी हो, इलेक्ट्रॉन एक होना चाहिए। इस मामले के लिए 2 एटम विच है ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, इसके 5 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन कैन बी एनी बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी 1। इलेक्ट्रॉन एक ही रहना चाहिए, तभी मामला है। एक इलेक्ट्रॉन के लिए बनाया हो, फिर इसमें सभी वैल्यू पुट करते हैं बाय पुटिंग ऑल द वैल्यूज। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 into 10 raised to power minus 31 kg. चार्ज बताओ। 1.602 into 10 raised to power 19. मास चार्ज एच की वैल्यू क्या होती है, याद है आपको? 6.62 into 10 raised to power minus 34.
ये केजी है, ये कूलम है, केजी कूलम जॉल। दिस इज केजी, कूलम है जॉल। जब सारी वैल्यू पुट कर देंगे इसका ये रिजल्ट आता है। -1312 जेट स्क्वायर किलोग्राम पर मोल। सारी वैल्यू पुट करने के बाद आपको ये लर्न करना है, इसकी नहीं जरूरत पड़ती, ऊपर वाले की जरूरत नहीं पड़ती, नीचे वाले की जरूरत पड़ती। तो लिखा पर मोल, 1 मोल ऑफ एटम किसके बराबर होगा? 1 मोल एटम कितने एटम होंगे? 6.022 into 10 raised to power 23. हर एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन लेने हैं? 1। जितने एटम में उतने इलेक्ट्रॉन आएंगे। हर एक एटम एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये सबकी कंबाइंड एनर्जी है। ये जो एनर्जी की वैल्यू सॉल्व की हुई है वो इतने एटम के लिए सॉल्व की हुई है। भले वैसे उसमें हार्मोन पड़ा हुआ है, जितने एटम होंगे उतने तो इलेक्ट्रॉन के बीच में। यदि इसमें इतने सारे एटम हैं उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो सबकी कंबाइंड एनर्जी निकालेंगे। हर एक एटम में एक ही तो इलेक्ट्रॉन है। हर एक एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन, जितने एटम की एनर्जी को बोलते हैं पर मोल। भले सारे इलेक्ट्रॉन की इकट्ठी एनर्जी है जो सॉल्व की हुई है। पहले एनर्जी इतनी, हर एक एटम जेकी इलेक्ट्रॉन तो उन्हें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पर मोल। उसके बाद ये 13.6 एक ये भी फार्मूला। पर एटम इज पर इलेक्ट्रॉन। ये भी होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट इज यूनिट ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है? वो एनर्जी निकाली है इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। एनर्जी कैन बी जूल जॉल्स कैलोरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल
आपको पता है चार्ज भी इतना ही होता है, चार्ज भी इतना ही होता है, जिन्हें कूलम में उन्हें जाओ जितने कूलम है उतने जाओ है। इलेक्ट्रॉन एनर्जी इलेक्ट्रोड में भी हो सकती है, एक पर एटम है ये एक इलेक्ट्रॉन की है, ये एक ही इलेक्ट्रॉन की है, एक पर मोल की नहीं है। तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन यूनिट ऑफ एनर्जी, एक इलेक्ट्रॉन है जिन्हें कूलम में जाओ होता है। ये थर्ड फार्मूला 30 मिनट से इसको आप इससे मल्टीप्लाई करो, एक इलेक्ट्रोड है जाओ के बराबर, इलेक्ट्रोड को इससे मल्टीप्लाई करो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसका आंसर आएगा 21.8। तो आपके तीन मामले अब, पहला मामला था एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, न्यूक्लियस के अराउंड जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसकी एनर्जी कितनी, उसकी एनर्जी कितनी, उसके तीन मामले लर्न करने हैं, लर्न करने हैं। किलोजूल पर मोल में पर मोल इलेक्ट्रॉन लिख सकते हो, एटम लिख लो चाहे इलेक्ट्रॉन लिख लो, जिन्हें एटम हो नहीं इलेक्ट्रॉन, एक एटम एक ही तो इलेक्ट्रॉन है। दूसरा मामला क्या है, पर एटम की है, पर एटम मींस पर इलेक्ट्रॉन। थर्ड फार्मूला ये लास्ट वाला मामला देखो 30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उसको आप इससे मल्टीप्लाई करो, ये थर्ड वैल्यू ना याद रहे, इससे करोगे तो आपका ये आंसर 30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, इन्हें कूलम है जितने जॉउल है, जिन्हें जॉउल होने कूलम होंगे, जॉउल कूलम हिसाब से बनाए हुए हैं, फिजिक्स में कराएंगे आप। तो मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये आंसर, तो आपको तीनों वैल्यू याद करनी, 1312 30.6 पर मोल है एटम है ये एटम,
अब हम इस फॉर्मूले से कर लें। जेड तो 1 है 2 का स्क्वायर। देखो इतना ही आएगा। डिवाइड करके चेक करना, इतना ही आता है। यस सर, इतना ही आता। ये कितना बनेगा? आप इनफाइनाइट तक कहीं भी मर्जी एनर्जी निकाल दो, किसी भी ऑर्बिट में आप एनर्जी निकाल सकते। कोई हेड एटम है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, यहाँ पे एनर्जी E1 है, तो यहाँ पे एनर्जी कितनी आई है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है? साइन नेगेटिव लेना है या अभी करना हमने क्वेश्चन? ये बड़ा भी क्वेश्चन करना है। n की वैल्यू पुट करके किसी भी ऑर्बिट में निकाल दो। -1312, 328, 145, 82, 5 में 6 में किसी में भी एनर्जी निकाल लो। फिर क्वेश्चन लिख लो।
by energy level not equal space in Argonaut. देखो एनर्जी बढ़ रही है, नेगेटिव साइन है ये, नेगेटिव करके देखो एनर्जी हमने कह रहा बढ़ रही है। ये साइन कौन सा है? नेगेटिव। नेगेटिव में ये वैल्यू ज्यादा आएगी, ये पता ना आपको, ये वैल्यू ज्यादा है घट है, एनर्जी और इलेक्ट्रॉन इंक्रीज है। ये वैल्यू घट है, ये ज्यादा है, ये और ज्यादा है, ये और है। नेगेटिव करके एनर्जी बढ़ती है, ये घट वैल्यू ज्यादा वैल्यू और ज्यादा ही और ज्यादा। ये कितना आएगा बेटा? ये माइनस कर दो, कितना बनेगा? बताओ। 182.2. ये कितना बनेगा? वैल्यू कितनी आएगी? 63.8. अब ऑर्बिट को हम स्ट्रेट लाइन से शो करें। आगे वैसे होते तो सर्कल है, ऑर्बिट सर्कल है, फिर उसको स्ट्रेट लाइन से शो करें।
यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेल्टा ही होता है डिफरेंस, ठीक एटम है ये। डेल्टा ही होता है डिफरेंस एनर्जी। ये ज्यादा है कम है, ये और कम है। The difference of ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋਏਗਾ, डिफरेंस ज्यादा है। डेल्टा ही डिफरेंस ऑफ एनर्जी है, डिफरेंस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ਇੱਥੇ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है, घट है, और घट है, आगे आगे कम होता है, आगे डिफरेंस ये कम होते हैं। आपको सभी नहीं सॉल्व करने की, आगे जाके डिफरेंस कम होते हैं, पहले डिफरेंस ज्यादा है, फिर डिफरेंस घट है, फिर और घट है। इनकी कहते हैं एनर्जी लेवल आर इक्वली स्पेस्ड। फिर एनर्जी का डिफरेंस है, डिस्टेंस का नहीं डिफरेंस, ये नो डिफरेंस एनर्जी। नॉट डिफरेंस और डिस्टेंस। डिफरेंस एनर्जी है, ना डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस नहीं है। इतने ज्यादा है, इतने और घट है, और घट। अब ये चैप्टर बेटा अपने साथ साथ करिए ना, ये थ्योरी वाला टॉपिक है, बीच में थोड़े न्यूमेरिकल है। फर्स्ट चैप्टर में सारे न्यूमेरिकल थे, मोर कंसेप्ट चैप्टर में सारे न्यूमेरिकल थे, वो थोड़ा रिलेटिवली डिफिकल्ट है, ये रिलेटिवली इजियर है। आगे जैसे जैसे चैप्टर आएंगे ना, थोड़े इजी होते जाएंगे जब।
ये भी थोड़ा आपको डिफिकल्ट लगा, उसके बाद आपको चैप्टर सारे आसान लगने शुरू हो, बेस बन जाएगा केमिस्ट्री। पहले वाला चैप्टर की असाइनमेंट स्टार्ट कर लिया आपने? यस सर। यस सर। 30 क्वेश्चन कर लिए हैं? सर उनमें डाउट्स हो रहे सर। वो आप नेक्स्ट टाइम पूछ लेना। आपको मैंने सॉल्व करके वीडियो भेजी है ना, जो वहां से समझ लगता है कि नहीं? सर उसमें सर सारे क्वेश्चंस नहीं सॉल्व है। यस सर, उसमें क्वेश्चन सॉल्व नहीं है। नहीं, जितने भी नहीं आते ना वीडियो देख के भी, वो मुझे बताना नेक्स्ट टाइम, पहले वो कराऊं, ठीक है? सर पेपर कब होएगा उनका? इनका पहले कर लो यार असाइनमेंट अच्छी तरह, पहले कर लो, जब सर तक ये आपने चल रहा है वो भी चलने दो। सर आपने 5th पार्ट भी भेजा है सर, वो कहाँ पे करना है? केड़ा कौन सा? सर पार्ट 5। वो बेटा एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, रीड कर लेना बस आप। सर कॉपी में लिखना है? कॉपी में तो लिखना ही पड़ेगा जब वीडियो देखोगे तो। पर सर फिर हमने तो ये वाला चैप्टर शुरू स्पेस कर नहीं छोड़ी हमने। स्पेस नहीं छोड़ी। फिर क्या हो गया? नेक्स्ट पेज मिल गया, पेज छोड़ेंगे वो क्या फर्क पड़ता? सर इम्पोर्टेंट है वो वाला टॉपिक। आप ना एक चैप्टर का एक पूरा लिस्ट लगा लिया करो, बाकी उसमें अभी चीजें और आती रहेंगी। फर्स्ट चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हो गया, तो आप हर एक चैप्टर का एक ही रजिस्टर लगाओ, बाकी उसकी असाइनमेंट सॉल्व करनी है वो सारा एक ही रजिस्टर में रखो। सर वो एक- इम्पोर्टेंट है टॉपिक क्या? जिसकी आपने वीडियो भेजी है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है इतना टॉपिक। एग्जाम के लिए उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, पर आपको स्कूल पेपर में तो डाल सकते हैं ना, फिर आपको कोई कराया नहीं आप। सर वो लॉस वाली जो वीडियो भेजी थी आपने, लॉस वाली वीडियो भेजी थी तो आपने? हाँ, लाल वाली, उसमें उतना स्ट्रेस नहीं करना, नोट्स बना लो बस, उसकी भी छोटी सी असाइनमेंट वो भेज देंगे, ठीक है? एग्जाम में कुछ भी आ जाता है, पर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है वो टॉपिक। उसके ऐसे ही कम लेक्चर, 2 लेक्चर लग जाते हैं, वेस्ट नहीं करने देते। समझ लगी बात? यस सर। पहले आप नेक्स्ट टाइम अपनी ये 30 क्वेश्चन में से प्रॉब्लम आप आगे भी कर लो, पहले 30 की प्रॉब्लम पूछ लेना, साथ में सिलेबस भी कराना है ना आपको। थैंक यू बेटा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ये चैप्टर साथ साथ करना है।